आज हम लोग शुरू करेंगे गुजरात बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का 12th कॉमर्स का स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट। बच्चों, एज यू नो ये सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर यू विल हैव 4 चैप्टर्स। पार्ट टू के अंदर आपके पास होंगे 5 चैप्टर्स। क्विकली उसकी हम थोड़ी सी ब्रीफ ले लेते हैं और हमारी जर्नी को शुरू करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स पार्ट वन। In part one, you will have chapter number one, index number. Chapter number two will be linear correlation. Third one will be linear regression. And chapter number four will be time series. ये 4 चैप्टर आप करेंगे पार्ट वन के अंदर। और बच्चों, हर चैप्टर की वेटेज यहाँ पे इक्वल है, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स और 12 मार्क्स। सो टोटल 48 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है पार्ट वन में से। 48 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है पार्ट वन में से। पार्ट टू की बात करें, पार्ट टू के अंदर आपको 5 चैप्टर्स होंगे, जिसमें चैप्टर वन हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल वही जो आपने 9th या 10th में पढ़ा था, बट थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएगा, थोड़ा एक कदम आगे होगा ये। तो हमें थोड़ी एडवांस प्रोबेबिलिटी सीखनी है। उसके बाद डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, discrete probability distribution. Number three, normal distribution. Number four, limits. And number five, differentiation. कुल मिला के आपको 52 मार्क्स का पेपर लिखना है पार्ट टू में से। यहाँ चैप्टर की वेटेज आएगी, ये 10 मार्क, ये 10 मार्क, 10 मार्क हो जाएगा, 10 10 10, एंड दिस विल बी अराउंड 11 मार्क एंड 11 मार्क। ये 11 मार्क का आएगा, ये 11 मार्क का आएगा, और पहले जो है वो 10 10 10 के हिसाब से आ जाएंगे आपको। ठीक है, सो अराउंड 30 मार्क का पेपर आपका ये 3 चैप्टर से आएगा, और ये 2 चैप्टर से 22 मार्क का आएगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पार्ट टू में चैप्टर वन, टू और थ्री ये एक ही चैप्टर है। मेरे लिए ये तीनों एक ही है। ठीक है, तो ये मेरे लिए 30 मार्क का चैप्टर हो जाता है पूरा, क्योंकि जिसको चैप्टर वन आएगा उसको ही टू और थ्री समझेगा, और यहाँ लिमिट्स जिसको आता है वही डिफरेंशिएशन समझ पाएगा। तो ये जो चैप्टर है वो मेरे लिए दो नहीं है, एक ही है, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन। तो कुल मिला के आपका ये 100 मार्क का पेपर हो जाता है, टोटल 100 मार्क्स। पासिंग के लिए बच्चों 33 मार्क्स चाहिए। सो मेक श्योर पहले तो फेल होने वाली प्रोबेबिलिटी आप हटा दो अपने कैलकुलेशन में से। पार्ट वन अगर आप ढंग से कर लेते हो तब भी पास तो हो जाओगे आप। 2 मिनट के लिए मान लो कि आपने सिर्फ पार्ट वन पढ़ा हुआ है। इफ यू हैव कवर्ड ओनली पार्ट वन, देन ओनली देर आर फुल चांसेस दैट यू विल क्लियर योर एग्जाम्स, क्योंकि पासिंग के लिए 33 है, और पार्ट वन अकेला आपको कितना दे रहा है, 48 दे रहा है। तो वर्स्ट से वर्स्ट केस में, बुरे से बुरे केस में, अगर किसी बच्चे का सिर्फ पार्ट वन हो जाता है पढ़ के, और वो पार्ट टू नहीं पढ़ पाता, एक्स वाई जेड रीजन की वजह से वो पार्ट टू पे फोकस नहीं कर पाता, तब भी अगर उसे पार्ट वन ढंग से किया है तो वो ऑब्वियसली पास हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। क्लियर है? और अगर किसी ने दोनों पार्ट किए हैं तो ऑब्वियसली उसको स्कोर करना ही है। नाउ एज फार एज स्कोरिंग इज कंसर्न, तो बच्चों स्कोरिंग पूरी सब्जेक्टिव होती है। अब सेम व्यक्ति हूं, मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ गांधीनगर में, और मैं वहां पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो स्कोरिंग जो फर्स्ट रैंकर की होती है उसमें डिफरेंस है दोनों में।
पढ़ाने वाला टीचर तो एक ही है, बट स्टिल हियर वी गॉट 95%, 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। एंड वहां पे हमें मिला 80 मार्क्स मिला है, बट गुड, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जो था वो साइंस से कॉमर्स में आया था, बट स्टिल ही मैनेज टू स्कोर फर्स्ट रैंक इन योर स्कूल। सो केटी का जो फर्स्ट रैंक करे, वो बेसिकली साइंस का बच्चा था, और उसे ट्वेल्थ में वो कॉमर्स लेके आया और उसे वहां पे फर्स्ट रैंक निकाला। सो दैट इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। सो वो बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि स्कोर करना ये कंप्लीटली आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। पढ़ाने वाले टीचर्स तो अच्छे होते हैं, आपको जितना चाहिए हम सारा नॉलेज देते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं, बट एट द एंड आपको पेपर लिखना है। हम आपके साथ एग्जाम सेंटर के दरवाजे तक होंगे, बट अंदर बैठ के 3 घंटे पेपर आपको लिखना है। सो वो 3 घंटे फिर आपकी खुद की लड़ाई होती है। तो वो जो बेहतरीन लड़ लेगा, वो बच्चा स्टैंड आउट होता है और अच्छे मार्क्स लेके बाहर आता है। क्लियर है? सो मेरी इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? और मेहनत करना, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ज्यादा कोशिश करो, मेहनत करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम देते हैं ग्रुप के अंदर, आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसको तुरंत कर लिया करो, उसमें कोई बैकलॉग ना रखो, ठीक है? और लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करो। दो यू मे हैव रिकॉर्डेड लेक्चर, लेक्चर का आपको लिंक रहेगा, शायद एक्सेस रहेगा, दैट आई डोंट नो, मेरा सर से अभी तक बात हुआ नहीं है इस बारे में, बट यस डेफिनेटली अगर रहेगा तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है? बट अदरवाइज ध्यान रखिए, फर्स्ट जो इंटरेक्शन होती है उसमें पढ़ने में जो मजा आता है, वो रिकॉर्डेड में उतना मजा नहीं आता। रिकॉर्डेड ठीक है, आपने लेक्चर अटेंड किया, फिर रिवीजन करने के लिए अगर आप उसको देखते हो तो बात अलग है। कोशिश करो कि आप लेक्चर्स को अटेंड करो, लाइव लेक्चर्स में आ जाओ, लाइव सेशन में आ जाओ, तो बढ़िया होगा, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों इसको नोट कर लेना। अगर आपने ये नोट किया है तो फिर मैं शुरू करता हूँ चैप्टर नंबर 1, इंडेक्स नंबर के साथ। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? यस यस सर। सर। ओके, इसको नोट कर ले और मेरे साथ आ जाए चैप्टर नंबर 1 के साथ, दैट इज इंडेक्स नंबर। हो गया बच्चों? नो सर। ओके, नोट कर लेना इसे चैप्टर को। वेटेज मैंने यहाँ पे लिखी है, ब्लूप्रिंट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। ब्लूप्रिंट के ऊपर हम बाद में काम करेंगे, कुछ चैप्टर्स चल जाने दो, उसके बाद हम लोग ब्लूप्रिंट के ऊपर बात करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा।
हो गया सर। डन। चलो। सो बच्चों हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर से। ठीक है। तो पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर की वेटेज 12 मार्क्स की है और ये आपको सेक्शन ए में भी मिलेगा, बी में भी मिलेगा, सी में भी मिलेगा, डी में भी मिलेगा और एफ में मिलेगा। सेक्शन ई में ये देखने नहीं मिलता। यहां से आपको सवाल सेक्शन ए से भी आ सकते हैं, बी से भी आ सकते हैं, सेक्शन सी में भी होगा, डी में भी होगा और एफ में भी होगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर होता क्या है? तो बच्चों इंडेक्स नंबर ये एक तरह का टूल है, साधन है, टूल है टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट इन्फ्लेशन। क्या ढूंढने में मदद करता है? इन्फ्लेशन। व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? ये हमें इन्फ्लेशन ढूंढने में मदद करता है। ये एक टूल है, एक तरीका है जिसकी मदद से आप देश में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या है वो आप ढूंढ सकते हो। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल पे चेंज आना, अपना प्राइसिस में इंक्रीज, राइज हो जाना। जब चीजें महंगी हो जाती है तो उसको हम बीमारी कहते हैं, भाई ये क्या हो रहा है हमारे देश में। जैसे बीच में हुआ था ना, टमाटर 400 रुपए किलो चला गया था, धनिया था 350 रुपए किलो चला गया था। सो जो हम कमोडिटी कंज्यूम करते, यूज करते हैं, उनकी प्राइसिस में जब उछाल आता है, राइज होता है, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो क्या स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कोई साधन है जिससे हम देश में इन्फ्लेशन को ढूंढ सके, उसको क्वांटिफाई कर सके? सो यस, वी आर हैविंग इंडेक्स नंबर। इट्स ए टेक्निक, इट्स ए टूल which is used to measure inflation in the country। देश में आए हुए इन्फ्लेशन को ढूंढने में मदद करता है। एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। हाउ टू फाइंड आउट इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। मैं एक उदाहरण ले लेता हूं वीट का। लेट से 2023 में उसकी जो प्राइस थी वो 40 रुपीज था पर केजी, 40 रुपए किलो था। 2024 में यानी इस साल गेहूं की प्राइस हो गई 45 रुपीज पर केजी। 45 रुपीज पर केजी। वो ही गेहूं आज दुकान में कितने का मिल रहा है? 45 का। क्या प्राइस बढ़ा? हाँ। क्या प्राइस बढ़ा? हाँ। कितना बढ़ा? तो 5 रुपया। कितना बढ़ा? 5 रुपया। सो आज से कई सालों पहले जब इंडेक्स नंबर नहीं था, तब लोग कैसे इन्फ्लेशन निकालते थे? जो लेटेस्ट प्राइस थी ना, लिए लेटेस्ट प्राइस, उसको P1 कहते थे। क्या कहते थे? P1। और जो पुरानी प्राइस है, जैसे हमारे एग्जांपल में 2023, उसको वो कहते थे P0। तो पुराने वक्त में इन्फ्लेशन कैसे निकालते थे? P1 माइनस P0। और इस मेथड को कहते थे एब्सोल्यूट मेथड। क्या कहते थे? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मेजर या मेथड। तो जैसे हमारे दादी माँ है, दादा दादी है, नाना नानी है, वो टाइम पे इन्फ्लेशन ऐसे निकलता था, P1 माइनस P0। व्हाट इज P1? लेटेस्ट प्राइस। गेहूं की लेटेस्ट प्राइस क्या है? 45। माइनस P0, लेटेस्ट पुरानी प्राइस क्या है गेहूं की? 40 रुपीज। सो कितना उछाल आया? 5 रुपीज पर केजी।
यानी गेहूं की प्राइसेस में 5 रुपया पर किलो का इन्फ्लेशन है। इस मेथड को बच्चों कहते हैं एब्सोल्यूट मेथड। ये मेथड जब नया नया इन्फ्लेशन का कंसेप्ट इकोनॉमी में दिखने लगा था, तब ऐसे ही ये लोग इन्फ्लेशन निकालते थे, P1 माइनस P0 करके। P1 इज द लेटेस्ट प्राइस एंड P0 इज द ओल्डेस्ट प्राइस। ओल्डेस्ट मतलब जिसके साथ तुम्हें कंपेयर करना है, ठीक है। बट धीरे धीरे फिर इस चीज में सुधार आते गया। रीजन क्यों सुधार? क्योंकि ये फॉर्मूले से आप व्हीट, राइस, शुगर, इवन मिल्क, ऑयल, घी, सबका आप इन्फ्लेशन तो निकाल लेते थे, लेकिन उसमें आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट याद रखना पड़ता था कि ये 5 रुपया किलो व्हीट का इन्फ्लेशन है। अब मान लो दूध में निकालना है, अमूल मिल्क में, तो उसका तो पाउच होता है, तो फिर उसमें जो इन्फ्लेशन आता था वो पर पाउच आता था। तो ऐसे सबकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको अलग अलग याद रखने पड़ते थे। यस और नो? यस सर। यस। फॉर्मूला तो सेम है, P1 माइनस P0, बट आप किस आइटम का इन्फ्लेशन निकाल रहे हो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। अब लोग इतने पढ़े लिखे इंडिया में तो है नहीं। आज भी आप देखो लिटरेसी के नाम पे इंडिया में क्या है, कुछ नहीं है। एज पर द लास्ट सेंसस इंडिया इज हैविंग अराउंड 74 पॉइंट समथिंग उसका एजुकेशन, साक्षरता का रेट है। केरला हमारे टाइम पे 99% एजुकेशन था, जो 90% पे आ गया है। तो सब लोग तो कोई पढ़े लिखे है नहीं, सबको इतना नॉलेज नहीं होता कि ये किलो होता है, ये मण होता है, ये क्विंटल होता है, ये टन होता है, ये लीटर होता है, ये मीटर होता है। सबको नॉलेज नहीं होता। सो ये एब्सोल्यूट मेथड फिर फेल हो जाता है। फॉर्मूला इजी है, P1 माइनस P0। P1 मतलब करंट प्राइस, P0 मतलब बेस प्राइस। बेस प्राइस है ओल्ड प्राइस। सो P1 माइनस P0 करने पर आपको इन्फ्लेशन मिलता था बरसों पहले, दादा दादी के जमाने में, नाना नानी के जमाने में। अब क्या हो गया, उसमें डेवलपमेंट हुआ इन द सेंस कि भाई ये लीटर मीटर के चक्कर से हटाओ, हमें इन्फ्लेशन चाहिए एक आंकड़े में। तो हमारी डैडी और मम्मी की जनरेशन आई। मम्मी डैडी की जनरेशन में क्या हो गया, यही चीज को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस मेथड को कहते हैं रिलेटिव मेजर। क्या कहते हैं? रिलेटिव मेजर। और वो बोलते हैं माइनस करने से बेटर आप क्या कर दो, P1 अपॉन P0। क्या कर दो? P1 अपॉन P0। सो अगर आप P1 अपॉन P0 करेंगे तो P1 मतलब लेटेस्ट प्राइस 45 है, डिवाइड बाय P0 पुरानी प्राइस, बेस प्राइस दैट इज 40। डिवाइड करें जरा और बताएं क्या आंसर आ रहा है। 1.125। 1.125। Excellent. That is 45 divided by 40 and we got 1.125. अब ये आंसर को लीटर मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। इस मेथड को कहते हैं रिलेटिव मेजर। यानी एक प्राइस के रिलेशन में दूसरी प्राइस क्या चल रही है, आप रेशो के फॉर्म में इसको लिख रहे हो, A/B फॉर्म में इंस्टेड ऑफ माइनस। सो आंसर आया 1.125। लेकिन इसको पढ़ना कैसे फिर? इसके पहले वाला तो मस्त था, 5 रुपए का इन्फ्लेशन है, मस्त समझ में आता था। लेकिन अब वो यूनिट हटाने के चक्कर में हमने क्या कर दिया, थोड़ी मैथ डाल दी उसमें, एंड वी मेक इट सम हाउ, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया। अब बनाया P1 अपॉन P0 एंड वी गॉट 1.125। इसका मतलब क्या हुआ, जो गेहूं 1 रुपए का हुआ करता था, अब वो 1.125 का हो गया। 1.125 का हो गया। सो इन्फ्लेशन कितना आया गेहूं में? इन्फ्लेशन कितना आया? 1.125 माइनस 1, वी गॉट 0.125। कितना इन्फ्लेशन आया? 0.125। अब अगेन ये मेथड की प्रॉब्लम क्या है कि इसने यूनिट तो हटा दिया, किलो, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर अब नहीं लिखते हम। बट अगेन आपको नहीं लगता ये समझने के लिए मैथ इनफ आपको आनी चाहिए? अब पहले जाके तो तुम अपने मम्मी पापा को ही बोलोगे कि मम्मी पापा 1 रुपए में जो गेहूं होता था ना, वो 1.125 का हो गया, तो पहले बोलेंगे भाई तू कौन से देश की बात कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि रिलेटिव मेजर को समझने के लिए भी तुमको मैथ्स अच्छी खासी आनी चाहिए।
विदाउट विच यू कांट। आप खुद ही देखो ना, इसको कैसे पढ़ोगे। जो गेहूं 1 रुपए का हुआ करता था, अब वो 1.125 का हो गया। सो अगेन ये मेथड जो है ना इन्फ्लेशन निकालने का, रिलेटिव मेजर, ये भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि वहां पे आ जाती है वापिस से क्या, पढ़ाई लिखाई। और अगेन इंडिया में क्या है, लिटरेसी का इशू है। तो अब जो लेटेस्ट हमारी जनरेशन में जो चल रहा है इन्फ्लेशन नापने का मेथड, दैट इज नोन एज इंडेक्स नंबर। व्हाट इंडेक्स नंबर हैज डज, इंडेक्स नंबर ने क्या कर दिया, P1 अपॉन P0 तो लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। क्या कर दिया, P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या है गेहूं की लेटेस्ट प्राइस 45। क्या है गेहूं की बेस प्राइस 40। बेस प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों, ओल्ड प्राइस, इंटू 100। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। 112.5। दैट्स 112.5। इसमें भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लगेगा। 112.5, इसका मतलब कि जो गेहूं 100 रुपए का हुआ करता था, वो अभी 112.5 का हो गया। कितने का हो गया, 112.5। यानी 12.5% का इन्फ्लेशन है, यू कैन से। क्या पढ़ने का इसे, जो गेहूं 100 रुपए का हुआ करता था, वो आज कितने का हो गया है, 112.5। तो अगर इन्फ्लेशन निकालना है, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर माइनस 100। तो इंडेक्स नंबर आया 112.5 माइनस 100, यू विल गेट 12.5%। निकल गया इन्फ्लेशन फटाक से। किसकी मदद से, इंडेक्स नंबर की मदद से। तो I इज इक्वल टू व्हाट, P1 upon P0 into 100, where P1 is equal to what, current price, P0 equal to what, base price into 100. So you will get index number 112.5. One thing we must consider here, that formula में into 100 है, तो इधर एक्चुअली परसेंटेज होना चाहिए। ये 112.5 परसेंटेज है, लेकिन जिसने भी इंडेक्स नंबर बनाया उस व्यक्ति का कहना ऐसा है कि इंडेक्स नंबर का यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखना नहीं है। इसको पढ़ना कैसा है, 112.5। और इन्फ्लेशन कैसे निकालना है, इंडेक्स माइनस 100 करके। यानी जो गेहूं 100 रुपए का था, आज कितने का मिल रहा है, 112.5 का। तो इन्फ्लेशन कितना आया, 12.5%। बोलो बच्चों, यहां तक आपको अगर समझा है तो हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। पूरा इतिहास समझा इंडेक्स नंबर का, कि भाई ये कहां से शुरू होता है, ये दादा दादी के जमाने से शुरू होता है। बट दे यूज टू डू P1 माइनस P0। देन हमारे मम्मी डैडी की जनरेशन आई, वो रिलेटिव पे चली गई, P1 अपॉन P0। और हमने क्या किया, दोनों की गलती से कुछ सीख ले ली, लेसन ले लिया। वी पुट अप P1 अपॉन P0 इंटू 100 एंड वी गॉट इंडेक्स नंबर। न्यूज़पेपर में बच्चों इंडेक्स नंबर छपते हैं। आप देखोगे ना न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, स्पेशली कमोडिटी का एक पेज होता है, स्टॉक मार्केट के साथ ही होता है। कमोडिटी पेज पे ऑयल के रेट, गेहूं के रेट, वो इंडेक्स में लिखे होते हैं। गेहूं का इंडेक्स है 135, 135। मतलब आपको इंटरप्रिटेशन लगानी है कि 135 इंडेक्स चल रहा है, तो 100 माइनस कर दो, यानी 100 रुपए का गेहूं था, आज 135 में मिल रहा है, यानी 35% इन्फ्लेशन है। बात आ रही है कैसे, ट्रेडर लोग बात ऐसे ही करते हैं। व्हाट डू थिंक, ये जो माल बेचते हैं ना, गेहूं वगैरह का ट्रेडिंग का धंधा करते हैं, जो गेहूं बेचते हैं, चावल बेचते हैं, यानी राइस और व्हीट में जो डील करते हैं ना, वो इंडेक्स पे बात करते हैं, भाई आज का इंडेक्स क्या है। और इसकी प्राइसेस बदलते रहती है डेली बेसिस पे, है ना। रिटेल लेवल पे इतना बड़ा चेंज नहीं आता, बट ट्रेडिंग लेवल पे बहुत चेंज आता है। सो अगर आप आगे जाके खुद भी बीट का धंधा करते हो, तो आप इंडेक्स पढ़ लेना कि उसकी इंडेक्स देश में क्या चल रही है, तो अकॉर्डिंगली आपको प्राइस डिसाइड करने में फायदा होगा। बात आ रही है समझ में। सो इकोनॉमिक टाइम्स जब आप पढ़ना सीखोगे न्यूज़पेपर, उसमें कमोडिटी वाले पेज पे देखोगे तो आपको शुगर का इंडेक्स मिलेगा, व्हीट का इंडेक्स मिलेगा, राइस का इंडेक्स मिलेगा। उन्होंने रेडीमेड निकाल के रखा है। और हमारी सरकार इतनी प्रोएक्टिव है, हम बोलते हैं ना, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हमारा डेवलपिंग नेशन है। तो हमने हर कमोडिटी का इंडेक्स निकाल के रख दिया गूगल पे। यू विल गेट ऑल द इंडेक्स नंबर ऑफ ऑल द आइटम्स।
तो आपको अंदाजा लग जाता है कि भाई कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज महंगी नहीं है। करेक्ट है? बात आ रही है समझ में? सो व्हाट इज नाउ इंडेक्स Yes, sir. नंबर? व्हाट इज नाउ इंडेक्स नंबर? ये तो मैंने बड़ी इजी डेफिनेशन दी, इट इज ए टूल टू फाइंड आउट इन्फ्लेशन, बट बोर्ड में ये मत लिखना। बोर्ड की डेफिनेशन है परसेंटेज इंक्रीज, percentage change in the value of any item is known as index number. Percentage change in the value of any item is known as what? Index number. परसेंटेज चेंज उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इस फॉर्मूले में P1 अपन P0 इंटू 100 है। दो इट इज इंटू 100, यू कैनॉट राइट परसेंटेज बिसाइड दी आंसर। आप आंसर के बाजू में परसेंटेज नहीं लिख सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन है उस पर। इंडेक्स नंबर को यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता नहीं है। फॉर इंडेक्स नंबर यू मस्ट हैव प्राइसेस ऑफ आइटम। किसी भी आइटम के प्राइसेस चाहिए आपको। सर कितने प्राइस चाहिए? तो बेसिकली तो दो ही चाहिए, P1 और P0। लेकिन आपके सिलेबस में बहुत सारी प्राइसेस है, आपको 2008 से 2015 तक की प्राइसेस देंगे। तो आपको हर साल का इंडेक्स नंबर निकालना है कि हर साल वीट में, शुगर में, राइस में, ऑयल में, घी में हर साल क्या इंडेक्स आया। तो इंडेक्स नंबर के लिए हमें दो प्राइसेस चाहिए बेसिकली, P1 और P0। हालांकि हमें तो बहुत सारी प्राइसेस के बेस पे निकालना है, बट धीरे धीरे वहां पे पहुंचते हैं। तो इंडेक्स नंबर के लिए दो प्राइसेस तो हमें मिनिमम चाहिए। वन इज P1 एंड अदर इज P0। वेर P1 का मतलब होता है, वन का मतलब होता है वन का, P तो प्राइस होता है, P फॉर प्राइस, पर P के नीचे जो वन लगा है ना उसका मतलब होता है करंट पीरियड, इस साल की प्राइस। और P0, P मतलब प्राइस, जीरो मतलब बेस पीरियड, या आप बोल सकते हो पुराना साल जिसकी कंपैरिजन में आप चलना चाहते हो। भाई कौन सी साल की तुलना में आपको जाना है। So P0 is the base price and P1 is the current price. So if you are having prices of any item, two prices of any item, you can calculate index number. Is that clear? Yes. करेक्ट हो गया? दो प्राइस तो मिनिमम चाहिए आपको, तो आप आसानी से इंडेक्स नंबर निकाल सकते। ठीक है? तो सबसे पहले इस बात को मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। मीनिंग, परसेंटेज चेंज in the value of any item is known as index number। जब आप किसी भी आइटम का जो वैल्यू होता है उसमें जो चेंज आता है उसको परसेंटेज में निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय आई। सो कौन से लेटर से दिखाते हैं? आई। सो आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंडेक्स नंबर। इट डज नॉट, और यू कैन से इंडेक्स नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता नहीं है। यानी इंडेक्स नंबर का जो आंसर आया 112.5, इसके बाजू में केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डजन, क्विंटल, टन, परसेंटेज कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये 112.5 क्या है? 112.5 ही है। क्लियर है? फॉर्मूला में आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज दूंगा इस चैप्टर में। तो पहला फॉर्मूला शीट हम ले लेते हैं इसके ऊपर से। ये फॉर्मूला शीट आपको 1.1 के लिए काम आएगा।
सबसे पहला फॉर्मूला एब्सोल्यूट मेजर, यानी बरसों पहले क्या यूज होता था? तो बरसों पहले यूज होता था P1 माइनस P0, और आपको आंसर मिलता था रुपीज 100 पर केजी या लीटर में। क्यों फ्लॉप हो गया है मेथड? क्योंकि इसमें आपको यूनिट याद रखना पड़ता था कि गेहूं के लिए किलो होता है, राइस के लिए किलो होता है, दूध के लिए लीटर होता है ना, कपड़े के लिए मीटर होता है। तो ये मेथड फ्लॉप हो गया। और दूसरा मेथड कौन सा है? रिलेटिव, रिलेटिव मेजर, जिसे क्या किया, इंस्टेड ऑफ माइनस व्हाट दे हैव डन P1 अपॉन P0, और इसका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता नहीं था। लेकिन ये मेथड क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि यहाँ आपका आंसर है वो डेसिमल में जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया था 45 अपॉन 40, हियर यू गॉट 1.125, मतलब हर 1 रुपए का गेहूं 1.125 का हो गया है। तो ये चीज का इंटरप्रिटेशन पढ़े लिखे लोग तो समझ सकते हैं, बट जो अपने से कम पढ़े लिखे वो इसको समझ नहीं पाते। और इसी कारण की वजह से हमें क्या डेवलप करना पड़ा, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। गुड दिस थिंग एवरीवन, किस तरह ये फॉर्मूला आया? यस सर। P1 अपॉन P0 इंटू 100, जहां पे वेयर P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट पीरियड, करंट पीरियड मतलब जो करंट में चल रहा है वो लेटेस्ट, एंड P0 स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ बेस पीरियड, प्राइस ऑफ बेस पीरियड, यानी पुराना प्राइस, बेस BAAC। पहले इसको नोट कर लो बच्चों, तो फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। आई होप आपको समझ रहा है बराबर से, बहुत धीरे धीरे ही जा रहा हूँ मैं। हो गया? यस सर। डन, गुड। मैं यहां से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूएशन करेंगे। सो इंडेक्स नंबर के लिए हमें दो प्राइसेस चाहिए, P1 और P0, जहाँ P1 का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ करंट पीरियड, एंड P0 का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ बेस पीरियड। अच्छा,
इसी मोड पे मैं एक चीज आपको और क्लियर करवा दूं कि एग्जाम में करंट पीरियड कौन सा होगा और बेस पीरियड कौन सा होगा। तो जो एकदम लेटेस्ट होना वो करंट पीरियड होता है, और जो उससे पुराना होना वो बेस पीरियड होता है। हालांकि क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा होता है कि बेस पीरियड इसको ले लेना, बेस पीरियड उसको ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें क्या चलना है, प्रोमैक्स। प्रोमैक्स के हिसाब से क्या दिमाग लगाना है, जो लेटेस्ट प्राइस होगा दैट विल बी P1, और जो पुराना होगा दैट विल बी बेस पीरियड, दैट इज P0। ठीक है, चलो। सो इसी इंडेक्स नंबर को मैं आगे लेके जाता हूं। अब इंडेक्स नंबर बच्चों ध्यान रखना अपने आप में इन्फ्लेशन नहीं देता। तो इसका इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर 4, इंक्रीज। इस चैप्टर में इन्फ्लेशन को क्या कहा है, इंक्रीज कहा है। क्या कहा है, इंक्रीज। इंक्रीज इज इक्वल टू I-100। व्हाट डू मीन बाय आई, इंडेक्स नंबर। सो इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे इस चैप्टर में, क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज। इंक्रीज का फॉर्मूला क्या हुआ, I-100। आई आपने निकाला होगा, कितना आया था आई हमारा, 112.5, है ना, वीट वाले एग्जाम्पल में। तो इंक्रीज कैसे निकाला हमने, 112.5 माइनस 100, मतलब जो गेहूं 100 रुपए का हुआ करता था वो 112.5 का है। तो 12.5% का क्या आया, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब इन्फ्लेशन। सो इस चैप्टर में इन्फ्लेशन को क्या कहा है, इंक्रीज कहा है। तो फॉर्मूला बना हमारा I-100 एंड यू विल गेट परसेंटेज। क्लियर हो गया। तो सर क्या डिक्रीज भी हो सकता है, हाँ वही हो सकता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब मान लो कि वीट, वीट एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, 2023 में, पिछले साल 40 रुपए का था। अब वापिस मोदी सरकार आ गई और उसने गेहूं कर दिया 30 रुपए का। सो अभी प्राइस कम हो गई है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये P1 हो गया आपका, ये P0 हो गया। अब ये अगर इंडेक्स नंबर निकालेंगे, so I is equal to P1 upon P0 into 100, how much you got, 70। 75। अब ये केस में देखें तो वीट के अंदर है ना, वो एक तरह का फुगावो, गुजराती में देखो आपने पेपर में लिखा होता है फुगावो छे। फुगावो का मतलब क्या होता है, चीजें सस्ती हो जाना। तो जो गेहूं 100 रुपए का हुआ करता था अब वो 75 रुपए का हो गया है। तो इसको कहते हैं डिक्रीज। क्या कहते हैं, डिक्रीज। तो इस चैप्टर में अगर 100 के ऊपर आंसर आता है, 100 के ऊपर इंडेक्स नंबर आता है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। 100 से नीचे आंसर आता है तो उसको क्या कहेंगे, डिफ्लेशन बोल दो, या चीजें सस्ती हो जाना बोल दो, या डिक्रीज बोल दो। अब मुझे बताओ ये अच्छा है कि बुरा है, ये जो 75 है अच्छा है कि बुरा है। चीजें सस्ती हो जाना ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है। अच्छी बात। वेरी गुड। बुरी आम बात। इंसान ऐसे ही सोचता है, आप और मैं, हम ऐसे ही सोचते हैं। बट बच्चों दुनिया ऐसे नहीं चलती। चीजें हद से ज्यादा सस्ती हो जाती है तब भी देश को नुकसान है। क्यों, ये गेहूं बेचने वाला है उसको मार्जिन नहीं मिलेगा ना, सब सस्ते में बेचेगा तो। मार्जिन समझता है ना, प्रॉफिट एलिमेंट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। तो प्रॉफिट को मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन नहीं मिलेगा तो धंधा क्यों चलाएगा। अब धंधा नहीं चलेगा तो प्लांट बंद कर देगा, प्लांट बंद कर देगा तो रोजगार चली जाएगी लोगों की, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। समझ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर ध्यान रखिए, देश को इन्फ्लेशन और सस्ता होना यानी डिफ्लेशन, इसके बीच में ट्रेड करना होता है। ट्रेड मतलब कभी बाजी इस तरफ जाती है, कभी बाजी इस तरफ जाती है, बट हमें बीच में रहना होता है, इक्विलिब्रियम पे रहना होता है। कोशिश ये करनी होती है कि देश में इन्फ्लेशन हद से ज्यादा ना बढ़ जाए और देश में डिफ्लेशन भी हद से ज्यादा ना हो जाए, यानी चीजें सस्ती होना भी अच्छी बात नहीं है। नाउ थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने जीवन में हमेशा चीजों को 1-1 रुपया किलो दिया है। 1 रुपया किलो गरीबों को, 2 रुपया किलो, 1 रुपया किलो। सोचो जरा, उसका बोझा किसके सर पड़ता है,
ये जो गरीबों को 1-1 रुपया किलो देते, 2-2 रुपया किलो देते हैं ना, गेहूं चावल शुगर, उसका बोझा किसके सर पड़ता है? मिडिल क्लास, आपके और मेरे पे, हमारे सर पे पड़ता है ये। सो ये चीजें हो जाती है हद से ज्यादा सस्ती, तो देश का कर्जा बढ़ता है। वो लोग भी, आप खुद भी दिमाग लगाओ, ये 1 रुपया किलो के लिए गेहूं कहाँ से इंपोर्ट करते होंगे? अलग अलग देशों से। तो जब कांग्रेस का शासन होता है ना, तो देश में कर्जा बढ़ता है, उसका रीजन यही है, क्योंकि वो सस्ता देने में बिलीव करते हैं। बीजेपी के केस में कैसा है, वो बोलते हैं महंगा तो महंगा भाई खरीदो, देश में टेम्पररी इन्फ्लेशन आया है तो भाई सहन करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट गिव समथिंग ऐसे ही दे दो, फ्री में दे दो भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा, क्योंकि फ्री में दोगे तो फिर धंधे बंद हो जाएंगे। ये जो गेहूं बेचने वाले हैं दुकानदार, चावल बेचने वाले हैं, दाल बेचने वाले हैं, वेजिटेबल वाले हैं, वो बंद कर देंगे, बोले मार्जिन ही नहीं है क्या धंधा करने का, 1-1 2-2 रुपए के लिए थोड़ी दिन भर धूप में बैठेंगे। तो ध्यान रखिए, देश में 100 के नीचे इंडेक्स नंबर होता है वो भी बुरी बात है, 100 के ऊपर एकदम चला जाए तो भी बुरी बात है। इंडेक्स नंबर 100 के आसपास आसपास घूमते रहना चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि हमारे देश में स्टेबिलिटी है, कमोडिटी की जो प्राइसिस है उसमें स्टेबिलिटी है। बात आ रही है समझ में? इंडेक्स नंबर चैप्टर आपको इकोनॉमी समझने में भी मदद करता है। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ आपको? यस यस तो यस। ये जो पर्टिकुलर केस है, ये सस्ता हो जाना उसका है, तो वो केस में आपको डिक्रीज निकालना पड़ेगा, डिक्रीज का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। उस केस में 100 बड़ा हो जाएगा, इंडेक्स नंबर छोटा हो जाएगा, यस और नो? यानी यस जो सर। चीज 100 रुपए की मिल रही थी, अब वो 75 की हो गई है, तो 25% क्या हो गया इसमें, चीजें सस्ती हो गई। बट ये लंबा नहीं होना चाहिए, ज्यादा समय के लिए अच्छी बात नहीं है। तो डिक्रीज का फॉर्मूला हो जाता है आपको 100 माइनस इंडेक्स नंबर, और इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो परसेंटेज। सो मैंने क्या बताया अभी तक में, यही बताया कि इंडेक्स नंबर का यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता नहीं है, यानी इसका जो आंसर है वो इसका आंसर ही रहता है। लेकिन इंक्रीज निकालोगे ना, तो इंक्रीज में परसेंटेज आ जाएगा, और डिक्रीज में भी क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे बच्चों? यस यस। ठीक है। इसी फॉर्मूला शीट को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बढ़ता हूं फॉर्मूला नंबर 6, दैट इज फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर या फिक्स्ड बेस मेथड। यहां से 3 फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे, फिक्स्ड बेस मेथड, चेन बेस मेथड, और एवरेज बेस मेथड। अब सबसे पहले तो समझना है कि ये 3 मेथड क्यों है। इंडेक्स नंबर निकालने की 3 मेथड्स है, फिक्स्ड बेस, चेन बेस, और टेकिंग एवरेज, एवरेज प्राइस को बेस ले लो, बेस मतलब P0 ले लो। अब क्या है, अभी चुनावी माहौल है ना, तो थोड़ा मैं फॉर्म में भी आ गया हूँ, क्योंकि मुझे जब ये इसी को इवेंट होती है ना, तो स्टैटिस्टिक्स को लिंक करने में बहुत मजा आता है। मुझे बताओ, मोदी साहब का 10 साल का शासन हो गया, 2014 में आए, 2024 तक अभी भी है वो, 2 टर्म उनके मिले। अब मुझे जानना है कि उनका इन्फ्लेशन उनकी सरकार में कैसा रहा, महंगाई जो है उनके 10 साल में कैसी रही। तो आप ही मुझे बताइए, क्या ये जस्टिफाइबल होगा केवल 2 प्राइस के बेस पे? 2 ही प्राइस ले लो, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन निकाल लो। 2 प्राइस भी, एक 2024 का ले लो और एक 2022 का ले लो, सपोज कोई भी ले सकते हैं आप, डिपेंड आपका मन कहाँ पे चल रहा है कि भाई कहाँ से मुझे देखना है इन्फ्लेशन। सो 2 प्राइस के बेस बेस पे आप किसी प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं क्या, कि उसके शासन में इन्फ्लेशन ये रहेगा? उसके साथ वो नाइंसाफी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। कि किसी भी सरकार का इन्फ्लेशन चेक करना है तो केवल क्या 2 प्राइसेस सफिशिएंट है, एक P1 एक P0? नहीं ना,
गलत हो जाएगा। तो आपको 8 या 10 साल के प्राइसेस लेने पड़ते हैं। जैसे मोदी साहब के केस में हम 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 10 साल के प्राइस लेंगे, 2014 से 2024 हर प्रोडक्ट पे ले सकते। मैं वीट का एग्जांपल लेके चला था, तो मैं वीट को ही एग्जांपल में रख रहा हूं। सो 2014 आपका पहला कॉलम ईयर हो जाएगा 2014 से 2024, और दूसरा कॉलम हो जाएगा प्राइसेस ऑफ वीट, गेहूं के प्राइसेस आप 10 ले लोगे 2014 से लेके 2024 तक। और अब आपको निकालना है कि ये 10 साल में इनका इन्फ्लेशन कैसा रहा। तो फिर इतने सारे प्राइसेस के साथ इंडेक्स नंबर कैसे निकालोगे, आएगा सवाल दिमाग में। दो प्राइस का तो आपको समझ गया ना, P1 P0, 40 और 45 वाला एग्जांपल तो समझ गया था। बट व्हेन यू आर टेकिंग प्राइसेस मोर देन 2 years, 2 साल से ज्यादा के प्राइसेस अगर आपको इंडेक्स नंबर के लिए यूज करने हैं, तो फिर वहां मेथड सीखना पड़ेगा। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर फॉर सो मेनी प्राइसेस, बहुत सारी प्राइसेस के लिए आपको 3 में से एक मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट मेथड को कहते हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स मेथड, FBI, फिक्स्ड बेस इंडेक्स मेथड, FBI। दूसरा चेन बेस इंडेक्स मेथड, CBI, चेन बेस इंडेक्स मेथड। और तीसरा एवरेज बेस इंडेक्स मेथड, यानी कोई भी 2 या 3 साल का प्राइस लो, उसका एवरेज ले लो, वो एवरेज प्राइस विल बी योर P0 एंड देन यू विल कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर ईच ईयर। थोड़ा थोड़ा जा रहा है दिमाग में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्राइसेस के साथ आप काम करोगे है ना, तो फिर मेथड अपने को उस हिसाब से लेना पड़ेगा। करेक्ट। लेट अस टेक फर्स्ट मेथड, फिक्स बेस इंडेक्स, FBI। ये मेथड क्या कहता है कि सपोज आपने 2014 से 2024 तक के प्राइसेस लिए, 10 साल के 10 प्राइसेस आपके सामने टेबल में। अगर आप 2024 सॉरी 14 को, वेरी फर्स्ट ईयर उसी को P0 मान लेते हो पूरे सम के लिए, पूरे टेबल के लिए, तो इस मेथड को कहते हैं फिक्स बेस इंडेक्स नंबर या फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर मेथड। आई एम रिपीटिंग कि अगर आप बहुत सारे साल के प्राइसेस ले रहे हो, तो उसमें अगर इंडेक्स नंबर आपको निकालना है और आप सबसे पहला साल जो सबसे पहला है टेबल में, उसी को अगर आप बेस पीरियड मान लेते हो कि वो मेरा P0 है, बाकी सारे P1 है, और इंडेक्स नंबर निकालते हो हर साल का, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड बेस इंडेक्स मेथड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जैसे सिर्फ आप पेज नंबर 15 निकाले, पेज नंबर 15, 15 1.1 का क्वेश्चन 1 देखे सिर्फ, उसमें देखे आपको 2008 से 2015 के प्राइसेस दिए। तो 2008 में प्राइस क्या था, 275। अगर आप 275 को ही P0 लेते हो और बाकी सब को P1 लेते हो, तो फिर उस मेथड को हम क्या बोल देंगे, फिक्स्ड बेस मेथड, फिक्स्ड बेस इंडेक्स मेथड। क्लियर? शॉर्ट में FBI, फिक्स्ड बेस इंडेक्स। तो पहले इसका फॉर्मूला ले लो। FBI का फॉर्मूला क्या होगा, FBI इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फिक्स्ड बेस पीरियड इंटू 100।
करंट पीरियड का प्राइस लो डिवाइड बाय जो आपने फिक्स बेस रखा है उसका प्राइस लो इंटू 100। करेक्ट है? यानी अगर आप 2009 का इंडेक्स नंबर निकालोगे 2009 का, तो वहां देखो उसका प्राइस 284 है, दैट विल बी P1। और 2008 को आपने क्या ले लिया है, P0। सो 284 डिवाइड बाय 275 इंटू 100 आपको 2009 का इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। 2010 का कैसे निकालोगे? 2010 का, तो 2010 का P1 क्या है, 289। और आपने बेस ईयर किसको लिया हुआ है, 2008 को, तो डिवाइड बाय P0 275 इंटू 100, तो आपको 2010 का मिल जाएगा। वैसे हर साल का इंडेक्स नंबर आप निकाल सकते हो और फिर पूरे टेबल को स्टडी कर सकते हो कि भाई इसके शासन में कितना इन्फ्लेशन रहा, कौन कौन से साल में कितना कितना इन्फ्लेशन रहा, फिर हम बोल सकते हैं कि इस बार इसको वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे। समझा आपको? यस सर। प्रैक्टिकल यस सर। इंडेक्स नंबर की प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सीधी बात, नो बकवास। हम ये जो चैप्टर सीख रहे हैं, तो भाई उसका बेसिक क्या है, इसकी डे टू डे रूटीन्स क्या है, क्योंकि जब तक आप चीजों को जहन में नहीं डालोगे ना, ये रट्टा ही रहेगा आपके लिए। फिर ये केवल क्या वॉमिट जैसा है, खाया खाया खाया, सुबह जाके पेपर पे वॉमिट कर दिया, वैसा मत पढ़ो। वैसी पढ़ाई करके कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी देखिए कि प्रैक्टिकल इसका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो अगर आप पहले ही साल को बेस मान के चलते हो, बाकी सारे प्राइसेस को P1 मान के चलते हो, तो इस मेथड को कहते हैं FBI, फिक्स बेस इंडेक्स। करेक्ट? जिसमें पहला साल आपका P0 हो जाएगा और बाकी सारे ईयर आपके लिए P1 हो जाएंगे। तो हर एक ईयर का आप इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो, 2009 का भी, 2010 का भी, 11, 12, 13, 14, 15। सोल्यूशन कैसे बनाओगे? तो पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम प्राइसेस, तीसरा कॉलम फॉर्मूला, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस पीरियड। पहले ही साल में आप इंडेक्स नंबर निकालोगे। अब ध्यान रखना इस मेथड में, जो पहला साल होता है ना 2008, उसका इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा? मैंने 2009 से तो बता दिया, 2009 में से आप 2009 से तो P1 आपको दे दिया है, P0 आप 2008 को ही लोगे। ध्यान से सुनना, मैं एक एक बातें बता रहा हूं आपको। 2009 से लेके 2015 तक के तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, P1 अपन P0 इंटू 100, P1 अपन P0 इंटू 100, हर साल का इंडेक्स नंबर मिलेगा आपको। लेकिन 2008 में क्या होगा? तो ध्यान रखना, पहले साल में जो प्राइस होती है ना 275, वही P1 होती है और वही P0 होती है। तो 2008 का जब आप इंडेक्स नंबर निकालोगे तो P1 क्या लोगे? 275। 270। P0 क्या लोगे? 275। सो पहला इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 100। समझे कि ऊपर से क्या? समझ पा। वेरी गुड। पहले साल का इंडेक्स नंबर बड़े आसान तरीके से निकलता है, P1 अपन P0 इंटू 100, वही P1 होता है वही P0 होता है, यानी 275 अपॉन 275 इंटू 100, यानी पहले साल का इंडेक्स नंबर सदैव 100 आएगा, हमेशा 100 आएगा। समझा? क्योंकि वहां से तो कैलकुलेशन शुरू हो रही है। ये 100 दिख रहा है आपको, 100, ये वो 100 है। पहले साल में इंडेक्स नंबर 100 ही होता है, चाहे FBI हो, यानी फिक्स बेस मेथड हो, चाहे चेन बेस मेथड हो, पहले साल का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 ही आता है। P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी वही P1 होता है वही P0 होता है इंटू 100। सो पहले साल का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है, तभी तो कंपैरिजन रैशनल होगा ना। 100 से हम गाड़ी चला के चले, 2008 का 100 है, तो फिर 9 में कितना हुआ, 10 में कितना हुआ, 11 में कितना हुआ, 12 में कितना हुआ, वैसा कर करके 15 तक इन्फ्लेशन चेक कर सकते हैं कि नहीं? बात आ रहा है समझ में? बोलो बच्चों। यस। यस सर। क्लियर है? एकदम मैं धीरे धीरे ही जा रहा हूँ, हर एक बातें क्लियर करवाते हुए, ठीक है? सो फर्स्ट मेथड हमारा बन जाता है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस पीरियड टू 100। नाउ व्हाट इज चेन बेस? नाउ चेन बेस में क्या होता है, आप जो प्राइस लेते हो उसका जो पिछला साल होता है
वो उसके लिए P0 होता है। मतलब P1 अगर आगे गया तो P0 उसके पीछे वाला लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2009 का इंडेक्स नंबर निकालते तो 2008 की प्राइस आपको P0 लेनी पड़ेगी। 2010 का अगर इंडेक्स नंबर निकालते तो 2009 की प्राइस को P0 लेनी पड़ेगी। यानी जैसे P1 आगे जाता है P0 फॉलो करता है, P1 आगे जाता है P0 फॉलो करता है। सो अगर जिस इंडेक्स नंबर मेथड में आप प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग मतलब पिछला साल, पिछले साल को P0 लेके इंडेक्स नंबर निकालते हो तो फिर इस मेथड को कहते हैं चेन बेस। चेन देखा है ना गले में जो हम पहनते हैं, ये चेन कैसे बनती है? एक दूसरे को कनेक्ट कर करके, आ रहा है समझ में? ऐसे मूव करती है, गले में जो चेन होती है वो इस तरीके से मूव करती है। सो जब जब आप इंडेक्स नंबर निकालो उसमें अगर आप प्रीसीडिंग ईयर को P0 लेते हो, पिछले साल को P0 लेते हो, तो फिर उस मेथड को क्या बोलेंगे हम लोग? चेन बेस मेथड। चेन बेस में पहले साल को फिक्स किया जाता नहीं है, जो आपका पिछला साल होगा वो आपका P0 होगा। इसी बात को मैं आगे ले जाकर के ऐसे बोलता हूं कि 2008 पहला साल है, उसमें तो P1 P0 सेम ही रहता है। यस और नो? तो पहला इंडेक्स नंबर तो सदैव आपका 100 आएगा, चाहे फिक्स बेस हो चेन बेस हो। बात आ रही है समझ में? Yes. Yes, sir. बट आप 2009 का इंडेक्स निकालोगे तो 2009 की प्राइस P1 होगी, 2008 की P0 होगी। प्रीसीडिंग पिछला P0 लेना है। फिर 2010 की जब इंडेक्स निकालोगे तो 2010 की प्राइस है वो P1 होगी और 2009 जो है वो P0 होगा। 2011 के इंडेक्स में 2011 की प्राइस P1 होगी, 2010 P0 होगा। तो आप जैसी पिछले साल को लेते हो ना P0, तो इस मेथड को चेन चेन बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन बेस। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? CBI इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इनटू 100। आ रहा है समझ में? प्रीसीडिंग वर्ड लिखा है, इधर क्या लिखा है? फिक्स बेस पीरियड। पहला साल फिक्स कर दिया, वो तुम्हारा P0, जबकि इसमें क्या है? जैसे आगे जाओगे P1 पिछला प्राइस P0 होगा, आगे जाओगे पिछला प्राइस P0 होगा। तो इस विचारधारा को क्या बोलते हैं? इस थॉट को क्या बोलते हैं? CBI, चेन बेस इंडेक्स। अब आप बोलोगे सर इसमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, फिक्स बेस या चेन बेस? तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। वो तो डिपेंड है कि आप सरकार को किस एंगल से चेक करना चाहते हो। इफ यू वांट कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन कितना आया, यानी मोदी साहब आए 2014 में, वहां से लेके 2024 तक क्या इन्फ्लेशन आया, 2014 की प्राइस के आधार पे 2024 तक इन्फ्लेशन कितना आया, तो आप लॉन्ग रन सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो? लंबे अरसे में सोच रहे हो। तो इफ योर विजन इज लॉन्ग टर्म विजन, देन एफबीआई विल बी गुड मेथड फॉर यू। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ढूंढना है तो एफबीआई से जाओ, फिक्स बेस इंडेक्स से, कि भाई 2014 से लेके 2024 तक इनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी फिलोसॉफी पे डिपेंड होगा ना मेथड कौन सा यूज करना। अभी तुम वोट डालने जाओगे, अभी तुम वोट डालने जाओगे तो क्या देखोगे? 2014 में कांग्रेस ने छोड़ा था ना, गेहूं को छोड़ दिया था कांग्रेस ने 2014 में। फिर तो मोदी साहब ने गेहूं को संभाला, और गेहूं आज 24 में क्या कर रहा है। तो अगर आपकी लॉन्ग रन विजन है, लॉन्ग टर्म वेरिएशन अगर आपको देखनी है, तो फिक्स बेस इंडेक्स मेथड सबसे अच्छा होता है। चेन बेस में क्या होता है? करंट इन्फ्लेशन, पिछले साल के मुकाबले में अभी कितना पैसा बढ़ा, पिछले साल के मुकाबले में कितना इन्फ्लेशन आया, पिछले साल के मुकाबले में कितना इन्फ्लेशन आया। यानी शॉर्ट रन में अगर आप सोचते हो, शॉर्ट टर्म वेरिएशन में, तो फिर चेन बेस इंडेक्स अच्छा रहता है। करेक्ट है, चेन बेस इंडेक्स अच्छा रहता है। सो दैट टोटली डिपेंड अपॉन अस, वी द स्टेटिस्टिशियन। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या विचारधारा लेके रिसर्च कर रहे हैं। क्या हम सरकार का लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि सरकार का शॉर्ट रन में परफॉर्मेंस देख रहे हैं?
अगर हम लॉन्ग रन में देखना चाहते हैं तो एफबीआई का इस्तेमाल करें, अगर हम शॉर्ट टर्म वेरिएशंस देखना चाहते हैं तो चेन बेस का इस्तेमाल करें। बात आ रही है समझ में? दोनों मेथड में पहले साल का इंडेक्स नंबर 100 ही आएगा, क्योंकि पहले साल में P1 और P0 सेम ही रहे। फिर सेकेंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपको चेंज नजर आने लगता है। क्लियर है? दो मेथड, सिर्फ थियोरिटिकल सुन रहे हो बच्चों, आप नंबर के साथ जाओगे तो क्लैरिटी और बेहतरीन आएगा। ठीक, मेरा लेक्चर कोशिश करना थियोरिटिकल जब मैं जाता हूं तो 95% आपको क्लैरिटी रखनी है, 5% सम के लिए रुक जाने का। नंबर के साथ में समझाऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। बट पहले सुन के बातों को याद रखा करो कि इसमें ओवरऑल क्रक्स क्या है। फिर मजा नहीं आता सम रुका के उसमें मैं ऐड करके कोई चीज बता दूं कि यार इसमें ऐसा कर देना, ऐसा तो याद नहीं कर पाओगे आप, कितनी कितनी चीजें याद करोगे। तो पहले सफिशिएंटली सुन लो इसके बारे में शांति से। क्लियर हो गया? सो चेन बेस एंड फिक्स बेस। फिक्स बेस के अंदर पहले साल को हम फिक्स कर देते हैं, वही हमारा P0 बन जाता है, और चेन बेस में प्रीसीडिंग ईयर को हम P0 लेते हुए चलते। चलो तीसरा मेथड हमारा निकल के आता है एवरेज। अब एवरेज मेथड जो है मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो यूजलेस मेथड है। उसमें क्या होता है, पिछले कोई भी 3 साल आपको एग्जामिनर बोल देता है, 2010, 11, 12, उसकी प्राइस लो, उसकी एवरेज कर लो। एवरेज मतलब तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3, और अब जो प्राइस आया वो P0 ले लो और पूरा सम उसमें P0 उस पे चलाओ, यानी सारे इंडेक्स नंबर फिर उसको P0 लेके चलना, एवरेज प्राइस को। सो आई थिंक दिस इज रियली रबिश। ऐसे इंडेक्स नंबर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि एवरेज अपने आप में कभी स्ट्रांग होता नहीं है। आपको याद हो तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी वही बात आती है, हर वैल्यू अपने एक्स बार से कितना दूर है, और वो दूर ही होता है। जो एक्स बार आता है उतना आपका वैल्यूज थोड़ी रहता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका 10th का बोर्ड का मार्कशीट देख लो, परसेंटेज छपा होगा मान लो 85%, सब में 85 थोड़ी होते हैं, कुछ में 67 होता है, बट कहीं पे 95 स्कोर किया है तो वो सेट ऑफ हो जाता है। तो एवरेज अपने आप में परफेक्ट नहीं है। अब उसके बेस पे तुम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, तो क्या वो इंडेक्स नंबर रिलायबल होंगे, रेलेवेंट होंगे, भरोसेमंद होंगे? नहीं, एब्सोल्युटली नो। बट फिर भी एज अ मेथड ऑफ प्रोसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या करना है। इंडेक्स नंबर निकालते वक्त एवरेज मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस। एवरेज तो आपको बता देंगे भाई, कोई भी 3 साल का ले लो, इंटू 100, दैट विल बी योर P0। क्लियर हुआ बच्चों? Yes. ये लिख के हो जाए तो बताना मुझे। Okay.
हो गया? चलो, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर एक और बात खाली ध्यान रखना कि मैंने ये चैप्टर में वीट है, राइस है, शुगर है, वैसे कमोडिटी के एग्जांपल ही मैं दिमाग में रखता हूँ। बट आपके बोर्ड के मतलब ये टेक्स्ट बुक के अंदर वेजीज का भी वो लोग डेटा देते हैं, तो वेजीज में भी बोलते हैं इन्फ्लेशन निकालो, तो वही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ईयर के बाजू में जो प्राइसेस दी होगी ना, वो कमोडिटी की प्राइस हो, वेजीज हो, सैलरी हो, प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं। हमारे लिए वो चीज क्या, एक फिगर है, वैल्यू है, इसलिए मैंने फॉर्मूले में वैल्यू वर्ड लिखा है, प्राइस वर्ड नहीं लिखा। ठीक है। सो क्वेश्चन वेजीज का हो, सैलरी का हो, प्रोडक्शन का हो, प्राइस ऑफ व्हीट हो, प्राइस ऑफ शुगर हो, प्राइस ऑफ राइस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए वो वैल्यूज है। एंड बाय कीपिंग दैट इन माइंड वी विल कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. सो ये तीनों हो गया लिख के। अब इसके नीचे सिर्फ थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, क्योंकि एक फॉर्मूला और आएगा जनरल इंडेक्स नंबर का, और उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मेरे साथ आप आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 7। आ गए? इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 7। अब 1.1 जो है वो आपका इसी के ऊपर है, एफबीआई, सीबीआई, एवरेज प्राइस और जनरल इंडेक्स नंबर एक और आएगा, यहाँ जगह छोड़ देना आप लोग। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसके ऊपर के जितने भी फॉर्मूले हैं, हाँ इंक्रीज डिक्रीज भी हमें करना है, तो 1.1 में इंक्रीज डिक्रीज और ये तीन, ये 5 फॉर्मूले ही है 1.1 में। इसके ऊपर जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं ना, वो सिर्फ थियोरिटिकल है, वो सिर्फ चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग देते हैं, मेन फॉर्मूले तो यही है। तो मेरे साथ आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 7। आ गए सब लोग? लेट अस ट्राई इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। द डेटा अबाउट होलसेल प्राइसेस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एज फॉलोज। गेहूं की प्राइसेस दिए, होलसेल प्राइसेस दिए। टेकिंग द ईयर 2005 इज द बेस ईयर, प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ एन आइटम फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। 2005 को बेस पकड़ के बोल रहे इंडेक्स नंबर निकालो। 2005 देखो जरा टेबल में, आई थिंक वेरी फर्स्ट ईयर लिखा टेबल में, सबसे पहला साल कौन सा? 2005। बोलते उसी को बेस लेके इंडेक्स नंबर निकालो, तो कौन सा मेथड बोल रहे हैं ये लोग? फिक्स्ड बेस मेथड। Fixed base month. समझ रहा है क्वेश्चन पढ़ के आपको? सो 2005 को आपको बेस पकड़ के इंडेक्स नंबर निकालना है फॉर द रिमेनिंग इयर्स। स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज का फॉर्मूला भी डालना है ये वाला लास्ट में, कि ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना आया। So state the percentage increase in the prices of wheat in the year 2013 from these index numbers। और इसी के आधार पे आपको बताना है कि भाई 2013 में इंक्रीज कितना है। सो यहाँ इंक्रीज के फॉर्मूले में इंडेक्स नंबर जो है वो 2013 का लेना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज कौन से ईयर का मांगा है? 2013 का। टेबल दिया आपको, पहला साल है, पहला कॉलम है ईयर 2005 से 2013, और फिर है प्राइसेस पर क्विंटल 1650 से 1950। मेथड कौन सा हुआ ये? Fixed base month. फिक्स्ड बेस मेथड। कैसे पहचाना? क्लियर कट लिखा हुआ है, 2005 को आप बेस लेके चलो। एक्सरसाइज 1 सॉरी इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 7। ठीक है, पहले फॉर्मूला डाल देना। फिक्स्ड बेस इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फिक्स्ड बेस पीरियड इनटू 100। फॉर्मूला डाल दिया आपने, अब बनाओ टेबल। पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम प्राइस पर क्विंटल, और यहाँ पे आ जाएगा फिक्स्ड
बेस इंडेक्स नंबर। समझ में आ रहा है आपको? टेबल के अंदर आपको लाइन छोड़ छोड़ के वैल्यू लिखनी है। 2005, फिर लाइन छोड़े 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13। Then you have to quote prices 1650, 1690, 1730, 1750, 1810, 1850, 1870, 1900 and 195। मेथड है हमारा फिक्स बेस है ना। 2005 को आपको P0 ले लेना है, तो ये आपका P0 हो गया। बाकी सब क्या हो गया? P1, 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 P1। ये पॉइंट समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, नाउ वेरी फर्स्ट ईयर, पहले साल में तो बच्चों यही P1 होता है, यही P0 होता है। तो 1650 अपॉन 1650 इंटू 100, तो पहला इंडेक्स नंबर आपका आएगा ऑलवेज 100। योर फर्स्ट इंडेक्स नंबर विल ऑलवेज बी 100, क्योंकि पहले साल में यही P1 होता है, यही P0 होता है। नेक्स्ट ईयर में P1 अपॉन P0, P1 इज 1690 अपॉन 1650 इंटू 100। हाउ मच? 102 40. 102.42। अच्छा, राउंडिंग ऑफ पैटर्न क्या होगी बच्चों? हमारी 11 स्टैंडर्ड वाली याद है ना। पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट देखने का, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो सेकंड में राउंड ऑफ करना है। याद है ना 11th में हम कैसे करते? पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखते हैं, फिर थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो सेकंड में राउंड ऑफ करना है। ये पूरे साल आपको अप्लाई करना है, पूरे साल, हर चैप्टर में, ऑल चैप्टर्स, अपना राउंड ऑफ पैटर्न यही होगा। ठीक है, तो कोई भी अपनी मर्जी का राउंड ऑफ पैटर्न मत चलाना बाबा। पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट देखने का, थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें राउंड ऑफ कर देना है +1 करके। नेक्स्ट P1 अपॉन P0, तो 1730 अपॉन P0 तो आपका फिक्स है ना, 2005, 1650 इंटू 100, 1730 204.84। 104.848 है, तो 85 कर दो इसे, है ना। Yes. यस सर। 104.848 है, तो थर्ड डिजिट देखने का, थर्ड देखो 5 से ज्यादा है तो इधर +1 कर देना पड़ेगा, तो 104.85 है। याद रहेगा ये चीज, क्योंकि इसकी वजह से भी मार्क्स कटते हैं बोर्ड में, यस पॉइंट जीरो सर। वन का डिफरेंस भी ध्यान रखो। चलो P1 अपॉन P0 इंटू 100, 1750 अपॉन 1650 इंटू 100। आपके लिए P0 यही हो गया है, फिक्स्ड हो गया। 106.06। Then P1 upon P0, 1810 upon 1650 into 100. 109.70 हो जाएगा। फिर P1 upon P0, 1850 upon 1650 into 100, 112.12। वापिस P1 upon P0, 1870 upon 1650 into 100, 113.33। Then 1900 divided by 1650 into 100। आप देख रहे हैं पहले साल को ही हमने बेस ले लिया है।
115.15 और लास्ट P1 upon P0 1950 upon 1650 into 100 118.18। बोलो बच्चों, एफबीआई में कोई डाउट फिक्स बेस इंडेक्स में? No, sir. जहां आप पहले साल को P0 ले लेते हो, बाकी सबको क्या ले लेते हो? P1। तो इस मेथड को कहते हैं फिक्स बेस इंडेक्स। अभी आप देखिए जरा, वीट के अंदर इन्फ्लेशन 102 हुआ, 104 हुआ, 106 हुआ, 109, 112, 113, 115, 118, यानी इस गवर्नमेंट ने पिछले 8-10 साल में सिर्फ महंगाई दी है हमें। यहाँ 100 का जो था वो 102 रुपये, यानी 2 रुपए का इन्फ्लेशन हुआ। इधर 4 का हुआ, इधर 6 का हुआ, इधर 9 का हुआ, इधर 12 का हुआ, इधर 13 का हुआ, इधर 15 का, इधर 18 का हुआ। तो ये सरकार कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन दे रही है। तो नेक्स्ट टाइम वोट करने से पहले सोचने का। ये ऊपर वाला पार्ट हटाओ क्योंकि इसमें इंक्रीज भी निकालना है। इसको हटाओ। Yes, sir. तो इन्होंने बोला इंक्रीज भी निकालो, तो इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? इंडेक्स नंबर -100। बट कौन से साल का बोला है? 2013 का। तो 2013 में इन्फ्लेशन क्या है? इंडेक्स नंबर क्या है? 118.18। सो 118.18 माइनस 100, you got 18.18% इन्फ्लेशन। 18.18%, यानी जो प्राइस हमने छोड़ा था 100 रुपया, 10 साल बाद वो कितना हो गया है? 118, यानी 18.18% का लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या बना आपका? लॉन्ग टर्म वेरिएशन बना, क्योंकि मेथड कौन सी है? फिक्स बेस। फिक्स बेस कौन सा वेरिएशन बताता है? लॉन्ग टर्म वेरिएशन बताता है। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एकदम? Yes. Yes, sir. पक्का? ये हो जाए तो बताना मुझे। हम लेते हैं इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3। हो गया लिख के बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके। Sir. चलो, तो फिलहाल इसको हम यहाँ तक रखेंगे। कल मैं इधर चेन बेस और एवरेज बेस को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है?